यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहा हूं सबके लिए कैसे हैं सब लोग बेटा। ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो करने वाले हैं हमारे पेपर नंबर 2 कॉमर्स के कुछ नए क्वेश्चंस को। आज है डे नंबर 3 हमारे प्रिपरेशन का। इससे पहले हम लोग जो है वो कॉमर्स के 50 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट क्लास के अंदर हमने 20 क्वेश्चन किए, सेकंड क्लास में 30 क्वेश्चन किए और उनका पीडीएफ जो है वो मैंने अपने टेलीग्राम के ऊपर अपलोड भी कर दिए। तो आज है थर्ड क्लास और थर्ड क्लास के अंदर हम लोग जो है वो नए 25 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। ओके, हाँ जी, तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और ईमानदारी से मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जो है ये डे 3 के जो थर्ड जो टेस्ट था उसको ईमानदारी से कर लिया होगा। अब आप टैली कीजिएगा, ओके, और कमेंट के अंदर जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन जो है वो ठीक हुए हैं। लगभग इस टेस्ट के हिसाब से, मतलब इन 25 क्वेश्चन के हिसाब से अगर आपके 20 या 20 प्लस क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं तो आपका जेआरएफ कंफर्म है, 100% कंफर्म्ड है। ओके जी, चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आया है, ये बोलता है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट इनमें से जो है वो बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। तो सबसे पहले ये बोलते हैं 28 दिन का टी बिल इंट्रोड्यूस किया 1998 में जी। उसके बाद 92 के अंदर जो है वो 354 दिन का हुआ था। 182 में जो है 182 दिन वाला टी बिल जो है 1986 में किया गया। और जो 273 दिन का टी बिल है वो 2006 में। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है आपका, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है जी आपका, और बोलता है फॉलोइंग आर द इवेंट। ये कुछ इवेंट है विच जनरली हैपन इन द लाइफ ऑफ द पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अगर बात करेंगे किसी पब्लिक कंपनी का, तो पब्लिक कंपनी की लाइफ के अंदर पब्लिक कंपनी जब काम करना शुरू करती है तब से लेके उसकी ड्यूरिंग द लाइफ जो है वो ये कुछ इवेंट होते हैं। तो इनको आपको क्या करना है, करेक्ट सीक्वेंस के अंदर जो है वो अरेंज करना था। तो ये सबसे पहले देखो इसमें क्या है, आईपीओ। क्या कंपनी सबसे पहले आईपीओ लाती है? सर सबसे पहले तो कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी, ठीक है। फर्म का इनकॉर्पोरेशन, प्रीमियम एक्सपेंडिचर, इशू ऑफ द इक्विटी शेयर टू द प्रमोटर। तो कैसे होगा सर? सबसे पहले कंपनी जो है वो क्या करेगी, प्रीमियम एक्सपेंडिचर करती है, कुछ खर्चे करेगी, सी। उसके बाद जो कंपनी जो है वो क्या करेगी, फर्म का फिर इनकॉर्पोरेशन होगा, बी। इनकॉर्पोरेशन होने के बाद कंपनी कैपिटल रेज करेगी, कहां से? पब्लिक से? नहीं सर, पहले प्रमोटर से करेगी, तो आएगा डी। और फिर आईपीओ इश्यू करेगी किसको? जनरल पब्लिक को, फिर आएगा ए। तो आंसर जो बनता है वो क्या, सी बी डी ए। बोले तो सी बी डी ए, फोर्थ। ओके जी सर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन था विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट द टीडीएस सर्टिफिकेट। इनमें से कौन से जो टीडीएस सर्टिफिकेट के लिए करेक्ट है? टीडीएस ऑन नॉन सैलरी पेमेंट। नॉन सैलरी पेमेंट का 16 ए होता है या 16 होता है? बताओ सर। नॉन सैलरी के लिए जो है वो तो 16 ए, तो पहले तो गलत हो गया। सैलरी के लिए क्या होता है सर? 16 होता है, 16 ए नहीं, तो ये भी गलत हो गया। टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी 16 बी, यस। टीडीएस ऑन रेंट 16 सी, यस। तो दोनों सही है, सी और डी जो है वो क्या है, करेक्ट। आंसर क्या आएगा, 2। आगे गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट आपको दे रखे, एक असर्शन एक रीजनिंग। इसके बेस पर आपको जो है वो नीचे कुछ बातें उनको जो है वो बताना है। सबसे पहले बोलता है ऑटो कंपनी। अगर बात करेंगे किसका, ऑटो कंपनी का, एंड अदर कंज्यूमर गुड्स कंपनी, ऑटो कंपनी या अदर कंज्यूमर गुड्स कंपनी ऑफर करती है कैश रिबेट टू एनकरेज परचेज ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट विद इन ए स्पेसिफाइड पीरियड। एक पीरियड के अंदर, जैसे मान लो आपने देखा होगा दिवाली के टाइम पे जो है वो गाड़ियों की सेल बढ़ती है, तो वो क्या कहते हैं, रिबेट देते हैं। प्राइस उसका वही है। आज भी मान लो कोई गाड़ी जो है वो कितने की है, एग्जाम्पल के तौर पर 15 लाख की है, लेकिन दिवाली के टाइम पे ये बोल दिया अगर आप इसको परचेज करेंगे तो 70,000 रुपए जो है वो आपको मिलेगी, क्या, कैश रिबेट। क्या ये बात सही है? हाँ जी सर सही है। तो असर्शन एकदम सही है। रीजनिंग में बोल रहा है कि सेम प्रोडक्ट इसी कार के इस डिफरेंटली एट द डिफरेंट टाइम। इसके प्राइस है वो अलग अलग होते हैं। नहीं सर, प्राइस इसका फिक्स रहेगा, बट ऑटो कंपनीज या फिर और अदर कंज्यूमर गुड्स कंपनी जो है वो क्या करती है, एक स्पेसिफिक पीरियड के ऊपर जो है या एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए कुछ डिस्काउंट देती है, कुछ कैश रिबेट देती है। ओके, तो लेकिन वो कभी भी प्राइस के साथ छेड़छाड़ नहीं करती। जो उसका प्राइस रहता है वो सेम रहता है, लेकिन वो कुछ समय के लिए कैश रिबेट दे देंगे आपको। तो असर्शन तो एकदम सही है, बट उसका रीजनिंग जो है वो क्या है, गलत है। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, थर्ड। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ए पार्टनर ऑफ द पार्टनर, किसका पार्टनरशिप फॉर्म का विल बी असेस। हर मतलब साल खत्म होने के बाद में जो है असेसमेंट होती है। हाँ जी, तो जो पार्टनरशिप फॉर्म का जो पार्टनर, उसकी असेसमेंट कैसे होती है? तो उसकी असेसमेंट जो है वो किस कैटेगरी में होती है, मतलब किस एस्पेक्ट के थ्रू आप उसकी जो है वो असेसमेंट करते हो, ठीक है। मतलब उसको जो टैक्स का पेमेंट करना पड़ता है वो कैसे, जो फर्म का वर्किंग पार्टनर होता है उसकी असेसमेंट होती है एज ए फर्म की तरह ही। ओके, तो ये बात थोड़ा ध्यान रखिएगा, इंडिविजुअल की तरह नहीं होती, एचएफ की तरह नहीं, वो किसकी तरह होती है, फर्म की तरह। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, फर्म। क्वेश्चन क्या था, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी, इनमें से किस कैटेगरी के थ्रू ए पार्टनर, जो पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर है, उसकी असेसमेंट कैसे होती है? तो उसकी असेसमेंट जो है वो फर्म के थ्रू होती है, फर्म की जैसे होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग आर नॉट क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी। इनमें से कौन सा कंपनी का ऑडिटर नहीं हो सकता, नॉट क्वालिफाइड, जो क्वालिफाइड नहीं है। पहला, एन इंडिविजुअल हु इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड होल्ड सर्टिफिकेट प्रैक्टिस एज पर द CA एक्ट 1949। क्या ये जो है वो CA जो है या फिर आपका बेसिकली ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है? हाँ जी सर हो सकता है। ऑडिटर के लिए क्या है, CA हो COP हो, ठीक है। दूसरा, CA हो COP हो और फर्म का पार्टनर हो, वो भी ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है। इंडिविजुअल कैपेसिटी में हो रहे हो तो भी हो सकते हो, और अगर फर्म की कैपेसिटी में है तो CA होना चाहिए, CA को अपॉइंट किया जाएगा, लेकिन वो फर्म का पार्टनर भी हो सकता है। अगले में बोलता है एक LLP फर्म के पार्टनर हो सकती है। सर LLP फर्म पार्टनर नहीं होती है, पार्टनर जो रहेगा वो मतलब क्या LLP फर्म ऑडिटर हो सकती है क्या? सर LLP फर्म नहीं होगी, CA ऑडिटर होगा, जिसके पास में क्या होगा, COP होगा, और वो किसी LLP में पार्टनर होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। तो बी जो है वो इसका ऑप्शन नहीं है। तो कौन ऑडिटर हो सकता है? सर या तो कोई भी पर्सन, 3 लोग हैं 1956 से पहले जिसको जो चाहे CA भी नहीं था लेकिन इसको राइट दे दिया कि आप ऑडिटर बन सकते हो, वो हो सकता है। लेकिन उसकी कहानी बहुत बात की है। अब हम आएंगे कहां पे, जो करंट सिचुएशन है। करंट सिचुएशन में कौन पार्टनर हो सकता है, मतलब कौन ऑडिटर हो सकता है किसी कंपनी का? तो कंपनी के ऑडिटर के लिए सबसे पहले तो एक इंडिविजुअल, एक अकेला इंडिविजुअल ऑडिटर हो सकता है, बशर्ते उसके पास में क्या हो, COP हो। बात खत्म हो गया। दूसरा, फर्म नहीं होगी, CA कोई होना चाहिए, उसके बाद COP हो, वो जो है उस फर्म का उस कंपनी के अंदर जो है वो ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है। दूसरा, कंपनी का ऑफिसर क्या कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है क्या? नहीं सर, यह ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। एनी चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसका अपॉइंटमेंट विल रिजल्ट इन पर्सन बीइंग द ऑडिटर ऑफ मोर देन 10 कंपनी, 10 कंपनी से ज्यादा अगर वो ऑडिटर है, वो भी नहीं हो सकता। तो ओनली A हो सकता है। ये B, C और D ये तीनों जो है वो क्वालिफाइड नहीं है। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 2। आगे, अकॉर्डिंग टू द सेल ऑफ गुड्स एक्ट विच 2 ऑफ द फॉलोइंग आर डिफाइंड एज गुड्स। इनमें से कौन कौन सा गुड्स की कैटेगरी में आता है? मूवेबल प्रॉपर्टी आती है, ग्रोइंग क्रॉप्स आती है, एक्शनेबल क्लेम या बुक डेट, ये आपको गुड्स की कैटेगरी में नहीं आते। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, A एंड B, बोले तो 3rd। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ, इनमें से कौन सा लॉ ऐसा है जो बिजनेस को अफेक्ट करता है? कौन सा लॉ है जो बिजनेस को अफेक्ट करता है? वो है आपका इनकॉर्पोरेशन एंड द बैंक्रप्सी लॉ, IBC बोलते हैं ना इसको, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो है, ठीक है ना। तो ये लॉ जो है वो आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को जो है अफेक्ट करता है, क्योंकि कंपनीज जो भी होंगी वो सभी उनका वाइंड अप जो है वो इसके थ्रू ही होता है। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे, बाकी और जो है ये भी अफेक्ट करते हैं, बट मेन प्राइमरी फेसी जो है वो कौन सा है, 1st। आगे, फिर बोलता है एडन रूल जो है ये किससे रिलेटेड है? डबल टैक्सेशन रिलीफ से जो है ये रिलेटेड है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे, द इंडेमिनिटी, अगर बात करेंगे किसका, इंडेमिनिटी होल्डर मतलब जिसको क्षतिपूर्ति करनी है, इज नॉट एंटाइटल, वो एंटाइटल नहीं है किसके लिए, all damages which he may be compelled to pay in a suit in respect of any matter, ये तो उसको मिलेगा। all costs that he may be compelled to bear in defending any case, तो केस को लड़ने के लिए अगर मान लो वो केस जीत गया और केस को लड़ने में जो भी खर्चा वो भी उसको मिलेगा। all sum that he may have paid under the term of any compromise के दौरान उसने कोई भी पेमेंट किया वो भी उसको मिलेगा। damages for the liability incurred which is not absolute, ऐसी लाइबिलिटी के लिए damages जो लाइबिलिटी एब्सोल्यूट ही नहीं है तो उसके लिए उसको कोई भी जो है वो आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 4। मतलब ये तीनों चीज उसको मिलेगी बट 4th नहीं मिलेगा। आगे, फॉर कैलकुलेटिंग द पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी को अगर आपने जो है वो क्या करता है, कैलकुलेट करना है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल, ये इंफॉर्मेशन आपको जो है वो दे रखी है। इसके बेस पर आपको करना क्या है, गिवन द इंफॉर्मेशन दैट द आर्बिट्रेरी इवेंट हैज अकर, अरेंज द अबव इंफॉर्मेशन इन द सीक्वेंस ऑफ द रिक्वायरमेंट एज पर द बेस थ्योरम। बेस थ्योरम के हिसाब से आपको जो इसको सीक्वेंस के अंदर लगाना है। तो बेस थ्योरम में सबसे पहले हम लोग जो है वो क्या करते हैं, जो ओरिजिनल एस्टिमेट है उसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले तो आएगा बी, ओरिजिनल प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड कलेक्टिवली एक्सक्लूसिव इवेंट को सबसे पहले निकालेंगे। इसके बाद में हम लोग जो है वो क्या करेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाएंगे, ठीक है, ए, बी के बाद ए। उसके बाद में हम लोग जो है वो क्या करेंगे, जॉइंट प्रोबेबिलिटी जो है या प्रायर प्रोबेबिलिटी या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये भी लगाएंगे। फिर आएगा डी और लास्ट में जो है वो फिर वो क्या होगा, आर्बिट्रेरी इवेंट विद प्रोबेबिलिटी 0 एंड फॉर विच कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आर आल्सो नोन। फिर लगाएंगे क्या, सी। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, बी ए डी सी 4th। आगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, किस साल के अंदर जो ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट हुआ था, साइन बाय द डेलीगेट्स फ्रॉम द 44 नेशन के लोगों ने जो है, जो डेलीगेट्स थे उन्होंने जो है वो ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट को साइन किया, कब, 1944 में। आंसर क्या आएगा, 3rd। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओड वन आउट निकालना आपको, स्पेसिफिक गुड्स, अनएसर्टेन, फ्यूचर एसर्टेन। स्पेसिफिक हो गया, एसर्टेन हो गया, अनएसर्टेन हो गया, तीनों है लेकिन फ्यूचर गुड्स है इस कैटेगरी की नहीं है।
आगे, इफ द रिस्क फ्री आरएफ जो है वो दे रखी है कितना 6%, बीटा दे रखा है 1.5, मार्केट वैल्यू दे रखी है, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है कितना 10%, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आपको निकालना है, मतलब के आपको निकालना है। तो के का फॉर्मूला क्या होता है, रिस्क फ्री प्लस बीटा इंटू आरएफ माइनस में आरएफ, वो मैंने पुट के आंसर आ गया मेरा कितना 12%। खत्म। आगे, विच इज द टिपिकल सीक्वेंस इन विच द फॉलोइंग सिलेक्शन डिवाइस आर यूज बाय द कंपनी, मतलब जब सिलेक्शन करना है तो सिलेक्शन के लिए हम क्या सीक्वेंस को जो है वो अडॉप्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सिलेक्शन की बात करता हूं तो यहां पे हम जो है वो क्या करें, सबसे पहले एप्लीकेशन ब्लैंक आएंगे, ठीक है, वो उनसे भरवाएंगे। उसके बाद में फिर जो है हम क्या करेंगे, उनका स्क्रीनिंग इंटरव्यू करेंगे, हाँ जी करेंगे। उसके बाद जो है फिर हम क्या करेंगे, उनसे टेस्ट लेंगे, हाँ जी लेंगे। उसके बाद जो है फिर मोर इंटरव्यू होगा उनसे, हाँ जी होगा। इंटरव्यू के बाद में फिर हम उनका रेफरेंस चेक करेंगे, जी बिल्कुल करते हैं। फिर उसके बाद में कंडीशन ऑफर देंगे उनको, जी देंगे। फिर उसके बाद में अगर वो ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं फिर हम क्या करेंगे, उनका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे और लास्ट में उनको क्या कर लेंगे, हायर कर लेंगे। तो करेक्ट सीक्वेंस जो बनेगा वो क्या बनेगा, फर्स्ट। ओके, आगे, मैच द फॉलोइंग। अब यहां पे आपको जो है वो इनको जो है वो क्या करना है, मैच करना है। तो सबसे पहले क्वालिफाइड रिपोर्ट जो है वो क्या होती है, ऑडिट रिपोर्ट होती है। एग्जामिन करना वैल्यूएशन, एग्जामिन द वैल्यूएशन एंड डिस्क्लोजर, ये जो है ये क्या होती है, ये ऑडिटर की ड्यूटी होती है, वैल्यूएशन करना ये सब। असेस टू रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी, कंपनी के रिकॉर्ड्स को असेस भी कर सकता है, वो उसकी क्या है, राइट्स हैं। एंड मिस स्टेटमेंट अगर पाया गया प्रोस्पेक्टस इन द कंपनी इश्यू ऑफ द कैपिटल, तो इस चीज को दिखाना वो ऑडिटर की क्या है, लायबिलिटी है। ठीक है, तो आंसर जो बनेगा इसका वो क्या बनेगा आपका, सेकंड। आगे, एक मिनट, हाँ सेकंड। अब विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, इनमें से कौन से स्टेटमेंट ट्रू है। सबसे पहला, स्क्यूनेस स्टडी द फ्लैटनेस और द पीकनेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब स्क्यूनेस जो है वो निकालती है फ्लैटनेस या पीकनेस को, सर वो निकालता है कर्टसिस। तो फर्स्ट जो है वो क्या हो गया, गलत हो गया। सेकंड, पॉजिटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन कर्व स्ट्रेच मोर टू द राइट, जो पॉजिटिव स्क्यूड होता है वो, जैसे मान लो ये हम बना रहे हैं, मान लीजिए तो ये ऐसा होता है, स्ट्रेच टू द राइट होता है, हाँ जी सर बिल्कुल होता है, तो ये तो सही है। ऑन द बेस ऑफ द एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन द मीन, मोड एंड मीडियन फॉर मॉडरेटली असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैन बी मेजर्ड बाय, कैसे निकालते हैं, 3 मीन माइनस मोड डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, ये भी सही है। फिर इफ मीन इज लेस देन मोड, अगर मीन कम है मोड से, द डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिवली स्क्यूड, क्या डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली स्क्यूड होता है, नहीं सर, जब मीन ग्रेटर देन मोड होता है तो डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली स्क्यूड होता है, तो ये भी क्या हो गया, गलत। तो सही जो है वो क्या है, बी एंड सी। चलो जी आगे, द इनफॉर्मल ग्रुप कम्युनिकेशन, उसको क्या बोलते हैं, ग्रेपवाइन, सिंपल सा क्वेश्चन। आगे फिर बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स मींस द टेंडेंसी ऑफ सुपरवाइजर टू रेट ए सबऑर्डिनेट लोअर देन हिज परफॉर्मेंस, उसकी परफॉर्मेंस से लोअर हम उसको जो है वो क्या कर रहे हैं, आंक रहे हैं। ऐसा क्यों होता है, एक टेंडेंसी होता है किसके अंदर, आपके सुपरवाइजर में, कि वो एम्प्लॉय के अंदर जितनी पावर है उससे उसको कम आंकता है। ऐसा क्यों होता है, वो हॉर्न इफेक्ट होता है, उसके किसी एक एट्रीब्यूट को हम लोग जो है वो नेगेटिव तौर पर लेते हैं, तो उसको बोलेंगे क्या, हॉर्न इफेक्ट। आगे, What are the driver of the globalization? ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाने में कौन कौन से फैक्टर जो है जिनका योगदान है, तो सबसे पहले पॉपुलेशन मोबिलिटी हो रही है। ग्लोबलाइजेशन क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि जो लेबर है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, बिल्कुल सही बात है। फाइनेंशियल फ्लो भी हो रहा है, एफडीआई आ भी रही है, जा भी रही है, हाँ जी हो रहा है। एक्सपोर्टिंग, इससे सर ग्लोबलाइजेशन होने के बाद में फिर एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ता है। असेंबली ऑपरेशन बाहर कर रहे हो, ग्लोबलाइजेशन होगा तब ये काम होते हैं, ठीक है ना, तो ये इसके रिजल्ट है, ये दोनों आपका आंसर आएगा, ए एंड बी। चलो जी, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, एक है असर्शन, एक है लेबल, आपको बताना है। सबसे पहला, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, क्वेश्चन नंबर जो आपका 21 है, इसका जो है वो क्या बोलता है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंटेन सम कर्व आउट, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कुछ ऐसे कर्व आउट है, एंड फॉर कन्वर्जेंस, मतलब जब उसको चेंज करेंगे आईएफआरएस में, विद सम चेंजेस अप्लाइड इन इंडिया, मतलब जब हम आईएफआरएस को लेके आ रहे हैं, मान लीजिए जब हम हमारे जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है इंडेस, उसके अंदर हमने क्या किया, आईएफआरएस को लेके, लेकिन उनको थोड़ा बहुत क्या किया, चेंज किया, उनको हमने थोड़ा सा बहुत जो है इंडियन एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज किया, बिल्कुल सही बात है, असर्शन एकदम सही है। रीजनिंग में बोल रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर इन इंडिया, इंडिया में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाते हैं विद इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विल नॉट बी आईएफआरएस कंप्लायंट, वो आईएफआरएस कंप्लायंट नहीं होते, ये भी एकदम सही बात है, लेकिन इन दोनों बातों का कोई आपस में रिलेशन नहीं है। तो आंसर जो आएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। आगे, क्योंकि ऊपर तो ये बोल रहा है कि जो इंडिया ने अडॉप्ट करे हैं उनमें आईएफआरएस का लिंक है, आईएफआरएस को हमने अडॉप्ट किया है, मतलब आईएफआरएस में थोड़ा बहुत चेंज करके इंडियन एनवायरनमेंट के हिसाब से हमने इंडियास बना दिए, सही बात है। रीजनिंग में ये बोल रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो इंडिया में प्रिपेयर किया जाता है वो इंडियास के हिसाब से किए जाते हैं, वो तो है किए जाते हैं, लेकिन इसका ऊपर वाले से क्या लिंक है, कोई लिंक नहीं है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द कंपनी एक्ट, जो फैसिलिटेट करता है अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन, रिकंस्ट्रक्शन, इसके प्रोविजन कंपनी एक्ट में कहां दिए हुए, सेक्शन 319 के अंदर। आगे,
गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट दे रखा है, एक असर्शन एक रीजनिंग। टैक्स शुड नॉट बी चार्ज ऑन डिविडेंड इनकम, डिविडेंड की इनकम के ऊपर टैक्स चार्ज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ऑलरेडी इसके ऊपर हमने जो है कंपनी टैक्स पे कर रखा है। क्योंकि डिविडेंड किस में से होता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट का वो पोर्शन जो टैक्स का पेमेंट करने के बाद आता है, उसमें से हम लोग जो डिविडेंड को क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो एक बार जब ऑलरेडी हम टैक्स का पेमेंट कर चुके हैं तो दोबारा टैक्स का पेमेंट नहीं होना चाहिए। तो असर्शन तो सही है। इसके रीजनिंग में बोल रहे हैं सम इकोनॉमिक्स आर ऑफ द ओपिनियन, उनका कुछ ओपिनियन ये था, व्हेन टैक्स हैज ऑलरेडी बीन पेड, जब एक बार टैक्स हमने पे कर दिया ऑन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी एंड बैलेंस इज डिस्ट्रीब्यूट एज अ डिविडेंड टू द ओनर, टैक्स नीड नॉट बी लेवी ऑन देम, तो उनके ऊपर टैक्स जो है वो लेवी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, यही तो इसका रीजनिंग है। बोलता है कंपनी जब डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करती है तो उसके ऊपर टैक्स नहीं होना चाहिए। हाँ जी, नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि ऑलरेडी पेड है। वही बात नीचे लिखी गई है। तो इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? फर्स्ट, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द ए। आगे, Which of the following are true about the condition according to the sale of goods? सेल ऑफ गुड्स के लिए कंडीशन जो है वो क्या है? सबसे पहला टाइटल होना चाहिए, फ्री टाइटल हो। बिल्कुल सही बात है। डिस्क्रिप्शन, गुड्स डिस्क्रिप्शन के हिसाब से होनी चाहिए। हाँ जी सर। अनहोलसम मतलब वो चीजें जो है वो नहीं होनी चाहिए। कुछ कंडीशन हमने बताई थी वहां पे। अच्छा, क्वाइट पोजेशन, एनकम्बरेंस, इनका कोई लेना देना नहीं है। तो जो प्री कंडीशन होती है सेल ऑफ गुड्स के लिए, कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो वो कौन सी है? टाइटल और डिस्क्रिप्शन। आंसर जो आएगा वो क्या? ए एंड बी। बोल दो फोर्थ। और आज का लास्ट क्वेश्चन जो है वो ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड फॉर कैलकुलेट और एसेट इन द अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन निकालने का कौन कौन सा मेथड नहीं है? मतलब जब एक कंपनी, ठीक है, बड़ी कंपनी जब छोटी कंपनी को एक्वायर करती है, ठीक है ना, तो वो छोटी कंपनी को क्या पे करती है? टारगेट कंपनी को हम देते हैं परचेज कंसेशन, उसके इक्विटी शेयर होल्डर को जो परचेज कंसेशन का पेमेंट जो किया जाएगा, तो वो कैसे निकालते हैं? उसके कुछ मेथड है। तो नेट पेमेंट मेथड होता है, नेट एसेट मेथड होता है, ग्रोस रिसीट मेथड, ऐसा कोई मेथड नहीं है, शेयर एक्सचेंज मेथड होता है। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? थर्ड। ओके जी सर। लो जी, ये हो गए हमारे 25 क्वेश्चन पेपर नंबर 2 के। इसको जल्दी से कर लीजिए, ठीक है। बाकी अब हम करेंगे पेपर नंबर 1 के क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके बताना, और प्लीज अपने आंसर जो है वो मुझे जरूर कमेंट्स के अंदर बताइएगा कि आपके जो कितने आंसर इसमें ठीक बैठे हैं। ओके, और बिल्कुल चीटिंग मत करना। अपने आप से जो है वो आप अपने आप को धोखा दोगे तो पेपर में बहुत दिक्कत होने वाली है तुमको। तो इसलिए ईमानदारी से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, मैचिंग करें, कोई दिक्कत नहीं। अगर कम भी हो रहे हैं, चलो ये क्वेश्चन तो समझ में आ गए ना, समझ रहे हो? अब तो पता चल गया कि इनके आंसर क्या। अब फ्यूचर में तो कभी ये गलत नहीं होंगे। हाँ जी सर। तो अभी टाइम बहुत है, बढ़िया तरीके से तैयारी करो, ईमानदार से सारे क्वेश्चन करो, ईमानदार से अपनी प्रिपरेशन करो, तो रिजल्ट भी आपका बहुत शानदार आएगा। ओके जी सर, चलो ये कीजिए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।